डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके बारे में जानकारी करेंगे। अभी नए सत्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें पेपर का नाम, पेपर फर्स्ट सेकंड जो है आपके, उसके पेपर का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नया पेपर है आप लोगों के लिए। 12th तक आपने इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल नहीं की होगी। हिंदी में इसको व्यावसायिक नियामक संरचना के नाम से जाना जाता है। अर्थात अपने यहाँ पर जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उनको रेगुलेट करने के लिए कौन से लॉज, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन से नियम कानून चल रहे हैं, उनके बारे में इस पेपर में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अब एक प्रारंभिक बात अपन करें कि व्यावसायिक नियामक संरचना आखिर है क्या चीज। और एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, इसी पेपर को अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पहले भी बिजनेस लॉ के नाम से पुकारा जाता था, अर्थात व्यापारिक संनियम के नाम से इसको जाना जाता था और बिजनेस लॉज इसको कहा जाता था। सब्जेक्ट मैटर वही है, केवल पिछले 10 साल से नामकरण इसका बदल गया। अब पूरे इंडिया में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से बिजनेस लॉ को ही पुकारा जाता है और उसमें उन्हीं बातों का अध्यापन किया जाता है जो किसी जमाने में व्यापारिक संनियम के नाम से पेपर हुआ करता था, बिजनेस लॉज। अब एक सामान्य जानकारी आपको और बता देता हूँ, बहुत इजी वे में। लॉज इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं, उसके हिंदी अनुवाद काफी है, ध्यान से देखना। लॉज को अपन रेगुलर लाइफ में कानून के नाम से भी पुकारते हैं, नियम, विधि। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप, जैसे आपकी बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, इसी तरह से कुछ विद्यार्थियों के द्वारा एलएलबी का कोर्स किया जाता है। तो जो बच्चे एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं किसी कॉलेज में, महाविद्यालय में, तो वहाँ पर उस कॉलेज के बाहर जो बोर्ड आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा विधि महाविद्यालय, अर्थात लॉ कॉलेज। तो विधि भी इसको कहा जाता है, कानून भी इसका हिंदी अनुवाद है, नियम भी इसको कहते हैं, संनियम और थोड़ा सुधरा हुआ रूप, सुधरा हुआ नाम। और आपके राजनियम भी इनको कहा जाता है। राज मतलब सरकार, तो सरकार ने जो नियम बना रखे हैं वो राजनियम, संनियम, विधि, नियम, कानून, ये सब आपके लॉज के हिंदी अनुवाद है। अब अपने को बिजनेस से रिलेटेड हिंदी आपके कानून तो खूब बने हुए पूरे कंट्री में, पूरे देश में, भारत में बहुत से कानून बने हुए, लेकिन अपने को यहाँ पर एक एरिया तक सीमित रहना है। अर्थात बिजनेस से संबंधित जो कानून, नियम, संनियम, राजनियम है, क्यों उनकी जानकारी अपने को करनी है। अब थोड़ा सा आपको इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता दूं। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें आपके इस पेपर में 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। उनमें फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट। तो आज अपन इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे और फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसी में साथ में देखेंगे। तो अनुबंध, वैसे आप लोगों ने अनुबंध सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है न कि कॉन्टैक्ट। आप लोग कहते हैं उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर संपर्क करने से मीनिंग होता है, और यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ रहे हैं। इसको संविदा के नाम से भी पुकारा जाता है। आपको कुछ बुक्स में भी संविदा शब्द भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट पॉपुलर वर्ड है आपके अनुबंध। अब प्रश्न उठता है कि अनुबंध किसे कहते हैं। अपने रूटीन की लाइफ में अपन कदम कदम पर अनुबंध करते हैं, कदम कदम पर हमारे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन हम उसको नाम नहीं देते। कई बार हम कहते हैं कि हमने ये सौदा कर लिया, कई बार हम कहते हैं कि ये हमने समझौता कर लिया, अर्थात जैसे बिल्डिंग का आप कहते हो कि हमने इसको ठेका दिया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है। हिंदी अनुवाद इसका एक ठेका भी कहा जाता है, लेकिन वो ठेका नहीं है जिस पर वाइन बेची जाती है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ठेका के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में ठेके पर जाते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का आप हिंदी अनुवाद अनुबंध लिखेंगे या संविदा लिखेंगे, और ठेका प्रचलन में है लेकिन अपने को यूज नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए।
इसका वास्तव में मीनिंग क्या है। अपन यूँ तो कह देते हैं कि हमने बिल्डिंग बनाने के लिए ठेका दे दिया, हमने बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या 500 पेड़ लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया, बिल्कुल सही है, वो भी अनुबंध ही कहलाएगा, उसको भी संविदा के नाम से पुकारा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने सौदा कर लिया, मैंने समझौता कर लिया, मैंने तय कर लिया, निश्चित कर लिया कि 500 पेड़ लगाएगा, उसके बदले में ये रुपये, इतना पैसा, इतना खर्चा उसका आएगा, वो पेमेंट करना। वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, अनुबंध बराबर ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता। फिर से सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर ही आपको इसको समझना है और समझाना है। आप देख रहे होंगे इसमें दो मुख्य टर्म है, अनुबंध में दो मुख्य टर्म, एक तो आपके है ठहराव, एग्रीमेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, दोनों मिलती जुलती टर्म। ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट और ये है एग्रीमेंट। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता, रीएनफोर्सेबल बाय लॉ। प्रवर्तनीयता ये नया वर्ड आप लोगों के लिए सुनते समय, पढ़ते समय, लिखते समय सावधानी रखनी है। परिवर्तनीयता नहीं है, प्रवर्तन, रीएनफोर्सेबल। राजनियम सरकारी कानून और ठहराव एग्रीमेंट। तो अनुबंध क्या हुआ, जिस ठहराव पर सरकारी नियम लागू होते हैं या जिस ठहराव को सरकारी नियमों से क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रवर्तनीयता का हिंदी सरल अनुवाद है प्रवर्तन, आपके लागू करना, क्रियान्वित करना। तो अनुबंध क्या होगा, यदि किसी ठहराव में ये लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात किसी ठहराव को आप सरकारी नियमों का हवाला लेते हुए, सरकारी नियमों की सहायता से यदि किसी ठहराव को आप प्रवर्तित करा सकते हैं, क्रियान्वित करवा सकते हैं, तो वह ठहराव क्या रूप ले लेगा, अनुबंध का रूप ले लेगा। अब ठहराव किसे कहते हैं, वापस प्रश्न उभरता है आपके मस्तिष्क में, पुनः प्रश्न राइज हुआ होगा कि व्हाट इज ठहराव। तो ठहराव का दूसरा फॉर्मूला, या आपके फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना, सेकंड फॉर्मूला इसमें आपके है, ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रोपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ठहराव के दो तीन नाम हैं, ठहराव का एक फॉर्मूला ये भी है, ठहराव बराबर प्रस्ताव स्वीकृति तो है ही, ठहराव बराबर स्वीकृत प्रस्ताव, अर्थात जिस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा वो भी ठहराव कहलाएगा। फिर आपके ठहराव मतलब वचनों का समूह है। वचनों का समूह क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वचन ये है और दूसरा वचन ये है, इन दोनों का ग्रुप यदि हम बतावें तो वो भी ठहराव कहलाएगा। तो अनुबंध को आप केवल एक ही रूप में फॉर्मूला बना सकते हैं, सूत्रबद्ध कर सकते हैं। ठहराव को तीन तरह से सूत्रबद्ध किया जा सकता है, ठहराव बराबर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, या फिर एग्रीमेंट बराबर एक्सेप्टेड प्रपोजल, या फिर एग्रीमेंट बराबर ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, क्योंकि ये भी एक प्रोमिस है और ये भी एक प्रोमिस है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यापारी है और इसने बी से कहा कि मैं आपको 50 बोरी गेहूं बेचना चाहता हूं। आप यहां पर हर चीज क्लियर करते जाएंगे। इसने प्रस्ताव दिया है, ये सेलर है और ये बायर है। इसने प्रस्ताव किया मैं आपको 50 बोरी गेहूं इस रेट पर बेचना चाहता हूं। ये प्रस्ताव हो गया, ये प्रपोजल हो गया, जिसको ऑफर भी कहा जा सकता है। बी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो इसके प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं करे। सपोज बी को ये लगता है 50 बोरी गेहूं इस रेट पर सही है, अपने को खरीद लेना चाहिए, अर्थात इसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेना चाहिए, और वो स्वीकार कर लेते तो दोनों के बीच में क्या हो गया, ठहराव हो गया। ए ने प्रपोजल किया बी को उचित लगा, स्वीकार कर लिया, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। अब यहाँ पर वचनों का समूह अपन क्यों कह रहे हैं? ए ने वचन दिया है कि मैं आपको 50 बोरी गेहूं दे दूंगा भुगतान के बदले में। बी ने भी वचन दिया है कि 50 बोरी गेहूं के बदले में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। दोनों वचनबद्ध हुए हैं, इसलिए ठहराव को हम वचनों का समूह कहते हैं।
स्वीकृत प्रस्ताव क्यों? क्योंकि ए ने जो प्रस्ताव भेजा उसको स्वीकार कर लिया बी ने, इसलिए बी के पास जो प्रस्ताव है वह स्वीकृत प्रस्ताव कहलाएगा। अब रही बात ये कि बी के पास जो प्रपोजल आया बी ने अपने पास ही रख लिया, ए को नहीं बताया, तो ठहराव नहीं हो। वह स्वीकृत प्रस्ताव वापस ए के पास आना चाहिए। यहाँ पर इसको स्वीकृत प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेड प्रपोजल की जानकारी ए को होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे बी को बाध्य कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकेगा। ये बातें अपन आगे विस्तार से देखेंगे। अभी केवल मीनिंग, प्रारंभिक परिचय वाली बातें अपन कर रहे हैं। ये आपका एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब आपको थोड़ा सा यह एहसास हो गया होगा कि अनुबंध और ठहराव में व्यापक डिफरेंस है, दोनों एक चीज नहीं है। जबकि नई टर्म आप लोगों के लिए एक जैसी लग रही होगी, लेकिन डिफरेंट चीज है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? इसको किसका ज्यादा वाइड, अनुबंध का या ठहराव का? तो आपका जवाब होना चाहिए ठहराव का। क्यों? क्योंकि ठहराव तो हर कोई कर लेता है, एग्रीमेंट तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट का अनुबंध होना आवश्यक नहीं है। तो कौन से एग्रीमेंट अनुबंध बनेंगे? जिनमें राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता का गुण होगा, जिनको कानून द्वारा लागू किया जा सकेगा, केवल वो ही ठहराव अनुबंध का रूप ले सकेगा। और जिन ठहरावों को पर कानून लागू नहीं हो सकता, जिन ठहरावों पर आपके सरकारी नियम के द्वारा क्रियान्वित नहीं करवाए जा सकते, वो केवल ठहराव, उनको केवल ठहराव कहा जाएगा, वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकेंगे। आपको मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे ऐसे ठहराव जो केवल ठहराव रहते हैं हमेशा, वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकेंगे। 4 ठहरावों को याद रखना आपको। सामाजिक ठहराव, सामाजिक ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जो समाज के 2 व्यक्ति आपस में प्रस्ताव और स्वीकृति देते हैं, उसके उपरांत भी वह केवल ठहराव कहलाएगा। जैसे आपके आर और टी 2 मित्र हैं, आर ने प्रपोजल किया, भेजा टी को कि कल आप मेरे यहाँ पर 5 बजे विद फैमिली खाने के लिए आ जाना, इवनिंग में 5 बजे आपको मेरे यहाँ पहुँचना है। टी को प्रपोजल किया, टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में क्या हो गया? एग्रीमेंट, ठहराव हो गया। अब क्या होता है? टी 5 बजे अपने फैमिली के साथ रेडी हो गया, आर के यहाँ घर पहुँचता है। आर के घर पे देखता है कि बाहर तो एक ताला लगा हुआ है और ये आर गायब है। अब इसके दिमाग में प्रश्न घूमने लग गए कि ये क्या हुआ? इसने खुद ने अपने को ऑफर दिया था और हम यहाँ आ गए और अब खुद गायब हो गया। पड़ोसी से पूछा तो पता चला वो तो 3 बजे ही गायब हो गया फैमिली से। अब ये गुस्से में आ गया। क्या यह आर के विरुद्ध कोर्ट में जाएगा कि कल आपने हाँ की थी इसलिए अब आपको वचन पूरा करना पड़ेगा? नहीं। यदि कोर्ट में जाने की कोशिश भी करेगा, वहाँ न्यायाधीश इसको मना कर देगा कि आपका जो ठहराव था वो केवल ठहराव है, उस पर सरकारी नियम लागू नहीं होते और वह अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। दूसरा उदाहरण, अब इसका विपरीत भी आप कर सकते हैं। आर ने प्रपोजल दिया टी को कि कल खाने के लिए आना है, टी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठहराव हो गया। आर तैयारियां कर रहा है और टी पहुंचा ही नहीं, ये आया ही नहीं, घर से रवाना ही नहीं हुआ। आर को नुकसान हो गया 2000 रुपये का। तो क्या आर 2000 रुपये के लिए टी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर और टी के मध्य जो एक दूसरे को वचन दिए गए थे वो केवल ठहराव है, अर्थात वो केवल ठहराव, अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। दूसरा, राजनीतिक ठहराव। राजनीतिक ठहराव का मतलब हुआ आपके यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हैं और आपके यहाँ पर जो पार्षद खड़े हुए, पार्षद के लिए जो प्रत्याशी हैं वो आपके घर आते हैं, आपने हाँ कर ली, हाँ सब वोट आपको ही देंगे। 2 घंटे बाद दूसरा प्रत्याशी आया, बिल्कुल आपके अलावा और किसी को नहीं देंगे, उसने प्रपोजल दिया वोट देना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपको ही देंगे। आप देते हैं किसी थर्ड व्यक्ति को, तो भी वो आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई
नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मध्य केवल ठहराव हुआ, अनुबंध नहीं हुआ। पारिवारिक ठहराव, एग्जाम्पल सुनिए। सपोज आपके जेड बड़ा भाई है और एस इसका छोटा भाई है, दोनों बिजनेस चला रहे हैं अपना, जॉइंट फैमिली। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम जेड ने छोटे भाई से कहा, एस से कहा कि आज आप अजमेर जा करके अपने ये काम, आपको 5 काम करने हैं। इसने हाँ कर ली, ठीक है जाकर कर दूंगा। इवनिंग में वापस डिनर के टाइम पर इकट्ठे हुए, जेड ने पूछा आपने काम कर दिए कि नहीं, मैं तो भूल गया। तो क्या जेड इसके विरुद्ध कोर्ट में जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं। और यदि जाता है तो भी कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ठहराव तो हुआ, इसने प्रपोजल दिया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन केवल वो ठहराव ही रहा, वह अनुबंध का रूप नहीं ले सका। धार्मिक ठहराव, इसमें भी ऐसा होता है। धार्मिक कार्यक्रम चल रहे, बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी युवा लड़के से कहा, किसी विद्यार्थी टाइप लड़का था, उससे कहा कि आप जा करके 10 माला ले आओ। उसने हाँ बिल्कुल अभी लेके आता हूँ। वो इवनिंग तक आए ही नहीं। तो क्या वो बुजुर्ग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों में केवल ठहराव ही हुआ था, उसको हम अनुबंध का रूप नहीं दे सकते। तो फिर से सुनिए, अनुबंध तो वही ठहराव बन सकेगा जिस पर सरकारी नियम लागू हो सकते हैं या राजनियम द्वारा जिसको प्रवर्तित रीएनफोर्स करवाई जा सकता है। यदि किसी ठहराव को राजनियमों द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता तो वह ठहराव कभी भी आपके अनुबंध का रूप नहीं ले सकेगा। ये चारों ठहराव ऐसे हैं जिनको राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, कभी भी कानून लागू नहीं होता यहाँ पर, इसलिए ये केवल ठहराव। ये 2-3 नाम आपने देख ही लिए। अब अनुबंध तो सब करते हैं, लेकिन कानून कौन से अनुबंध को स्वीकार करता है? तो इसके लिए एक हेडिंग होगा बढ़िया, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो एक बार समराइज्ड वे में आप फिर से सुन लीजिए। आपके पेपर का नाम होगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यावसायिक नियामक संरचना। इसका पुराना नाम व्यापारिक संनियम। व्यापारिक संनियम मतलब बिजनेस लॉज। लॉज का हिंदी अनुवाद आपको बुक्स में कानून, नियम, संनियम, विधि, राजनियम, सरकारी नियम, ये सब मिलेंगे। आपको भी इनका यूज करना है और अपने लाइफ में ढेरों बार अपन इस तरह के अनुबंध करते हैं। पूरा सिलेबस 5 इकाइयों में विभाजित है। फर्स्ट यूनिट आपके जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। तो आज आपके हो सकता है ये सब क्लियर हो गया। कल एक बार फिर से समराइज में देखेंगे और फिर उसके बाद